गवर्नमेंट बजट। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ गवर्नमेंट बजट। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है और बजट में डेफिसिट क्या होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। गवर्नमेंट बजट, आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows estimated receipts and expenditure of the government during a given fiscal year। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं शो करता। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा फिस्कल ईयर होता है। ओके, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो कर रहा है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट बजट को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट को हम बोलते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट, हमारे इंडिया में इसको यूनियन बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। नेक्स्ट पॉइंट, ये कब अनाउंस होता है गवर्नमेंट बजट? 1 फरवरी इज अ वेल नोन डे इन इंडिया। 1 फरवरी को हमारे देश में गवर्नमेंट बजट अनाउंस होता है। कहाँ होता है और कौन करता है? पार्लियामेंट में होता है। और कौन अनाउंस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है। 2016 से पहले हमारे देश में लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में हमारा बजट अनाउंस होता था। बट 2016 के बाद हमारे देश में 1 फरवरी को बजट अनाउंस होने लग गया है। तो अभी भी कब अनाउंस होता है? 1 फरवरी को ही अनाउंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला यूनियन बजट हमारे देश में कब अनाउंस हुआ? पहला यूनियन बजट हमारे देश में 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को हमारे देश में पहला यूनियन बजट अनाउंस हुआ। हमारा देश कब आजाद हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947। तो ठीक 3-3.5 महीने बाद हमारे देश में पहला बजट अनाउंस किया गया। और किसने अनाउंस किया? वो आर के शानमुकम चेट्टी जी ने। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट बनाया किस ऑब्जेक्टिव से जाता है? कुछ हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम ब्रीफली आगे रीड करेंगे, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन वेल्थ एंड इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। आगे वीडियोस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट का सबसे मेन और प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट है कि जो चीजें सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, जो चीज सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, और जो चीज या जो ऐसे पर्टिकुलर थिंग्स जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत यूजफुल है उस पे थोड़ी सब्सिडीज दी जाए। ओके, तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे लगाने के बाद, उसको कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज कहाँ करती है? जो बहुत ही यूजफुल चीजें हैं हमारी सोसाइटी के लिए और बहुत नेसेसिटी चीजें हैं। ओके, जैसे एक बार पढ़ लेते हैं इस डेफिनेशन को। Through the budgetary policy of the government aims to reallocate of resources by imposing heavy taxes on the products which are harmful for the society, like alcohol, drugs, etc. On the other side, providing subsidies on the products which are useful for the society like domestic cylinder, etc. आप समझ ही गए होंगे इस पॉइंट का मतलब क्या है। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्सेस रिवाइव करती हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, और उन चीजों पे सब्सिडी देती हैं जो बहुत बेनिफिशियल है और यूजफुल है और नेसेसिटी है हमारे कंट्री में, सोसाइटी में। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ के बीच में जो इनइक्वालिटी है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पिक्चर है वो बहुत ही आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हम किस चीज की बात करने वाले हैं। रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मेरे राइट साइड है और लेफ्ट साइड में क्या जो पिक्चर है वो पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में है। तो कहने का मतलब है कि जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इन पे जो हैवी टैक्सेस लगाया जाए और इनसे जो टैक्स कलेक्ट हो गवर्नमेंट उसका मीडियम बनाए, और गवर्नमेंट उसको कहाँ यूज करे? गवर्नमेंट उनको पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो भी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स है उनके पास अवेलेबल नहीं है वहां पे गवर्नमेंट वो चीजें प्रोवाइड करे। ओके, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। कैसे होगा? by imposing heavy taxes on the richer section of the society and by supplying food, education and better health care towards the poorer section of the society। तो आपको आइडिया लग गया होगा हम इसमें किस में बात कर रहे हैं, इसमें किस चीज की जरूरत है, क्या क्या पॉइंट मेंशन करने होंगे इसमें रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट हर बजट में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे।
और ग्रो करे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, मतलब जीडीपी ग्रो करे हमारे देश की। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी अनबैलेंसेस इम्बैलेंसेस होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम स्टेजेस होती हैं हमारे इकोनॉमी में। अभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये देखने को मिल जाता है हमारी इकोनॉमी में। हमारे देश की इकोनॉमी में नहीं है, हर देश की इकोनॉमी में है, और हर देश की कंट्री में जो गवर्नमेंट है इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइजेस मार्केट में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। जब मार्केट में प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एम ये होता है कि वो खर्चे ना करे मार्केट में, है। तो गवर्नमेंट जब खर्चे नहीं करेगी मार्केट में, और गवर्नमेंट क्या करेगी उस टाइम, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाना चालू कर देगी, ताकि जो इन्फ्लेशन का स्टेज है वो कवर हो जाए और वो बैलेंस आ जाए, वो इकोनॉमी हमारी बैलेंस हो जाए। तो इन्फ्लेशन के टाइम में आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अनाउंसेस सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उस टाइम अपने रेवेन्यूज पे ध्यान देती है, एक्सपेंडिचर नहीं करती है। गवर्नमेंट खर्चे करना बंद कर देती है और अपने रेवेन्यूज को बढ़ाती है बाय इंपोजिंग टैक्सेस। ऑन दी अदर साइड आप देख सकते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस मार्केट में बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, हर चीज सस्ती हो रही है, मंदी हो रही है, इसका मतलब सप्लाई बहुत है और मार्केट में लोग खरीद नहीं रहे हैं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट इस टाइम क्या करेगी, अपने रिसिप्ट्स को कम कर देगी। रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे थे, टैक्स में अब छूट दे देगी लोगों के पास। जो रियल इनकम है लोगों की, उसमें थोड़ी इंक्रीमेंट होगी, लोग अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ाएंगे, लोग मार्केट में जाकर डिमांड करना चालू करेंगे, और गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगी। उस टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इनकम जनरेट होगा मार्केट में। तो ये गवर्नमेंट का एम है कि हमारी इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सरप्लस बजट, और डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अनाउंस करती है। एक बार फ्री पढ़ लेते हैं एक बार। इन्फ्लेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट अनाउंसेस सरप्लस बजट, ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट अनाउंसेस डेफिसिट बजट। ओके, आप ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन में कौन सा बजट अनाउंस होता है और डिफ्लेशन में कौन सा बजट अनाउंस होता है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है गवर्नमेंट अपने बजट में ये अनाउंस करती है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और पिछले साल क्या थी। कहने का मतलब है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम जीडीपी की बात करते हैं। तो जीडीपी हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो हमारे देश में जितने भी टोटल नंबर ऑफ फर्म्स है, वो जितना भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में, वो जीडीपी को ही समेशन करता है, जीडीपी में ही ऐड होता है। तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो हमारे देश का आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे देश की जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए सर्कल वाइज एक बार रीड कर लेते हैं। हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा तो हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे चीजें, अब उनके पास इनकम है, वो कंजम्पशन करना चालू करेंगे। अब जहां कंजम्पशन कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी कंजम्पशन हो गई कि हाँ भाई मुझे इतना ही कंजम्पशन करना था, एक्स्ट्रा जो इनकम बच गया है वो क्या करेंगे, सेविंग्स में कर देंगे। सेविंग्स में कर देंगे, सेविंग्स कहाँ होती है, बैंक में। बैंक वाले क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो ऐसे ही पैसा घूमता रहता है, आउटपुट बढ़ेगा उसके बाद। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट इंडिकेशन है जीडीपी का ग्रोथ। तो जीडीपी के ग्रोथ से क्या होता है भाई, इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है हमारे देश में। तो गवर्नमेंट अपने बजट में हमेशा मेंशन करती है कि जीडीपी क्या चल रहा है, लास्ट टाइम क्या जीडीपी थी और टारगेट जीडीपी क्या है हमारे देश की। ठीक है, ओके। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ से क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस किस चीज का, वहाँ की जो ग्रोथ है अर्बन एरिया की, वो एज कंपैरेटिवली रूरल एरिया से बहुत ज्यादा है। तो रूरल एरियाज को भी उतना ही डेवलप करना पड़ेगा। तो बजट में क्या पॉलिसीज निकाली जाए, बजट में क्या पॉलिसीज निकाली जाए कि रूरल एरियाज भी अर्बन एरियाज के मुकाबले डेवलपमेंट वहाँ पे हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको इनवाइट करती है कि रूरल एरियाज में जाए और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से होगा क्या, एक तो वहाँ पे इनकम जनरेट होगी, दूसरा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा। तो अर्बन एरियाज में जो कि जॉब इजीली मिल जाती है, लोग रूरल एरिया से अर्बन में शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो ये भी थोड़ा कम होगा, और जो डेंसिटी पॉपुलेशन की अर्बन की वो भी कम होगी, और रूरल एरियाज में ही उनको जॉब मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी बजट में ये पॉलिसीज अनाउंस करती है, सब्सिडी देती है, उनको टैक्सेशन कम लगाती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देती है। तो ये एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि एक बैलेंस बना रहे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में।
मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट अपने बजट में ये ज़रूर ध्यान रखती है कि जो अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट कंट्रोल में है, जो भी कंपनीज पब्लिक कंपनीज हैं, तो गवर्नमेंट उनको रन करती है। उनको रन करने के लिए जो भी फंडिंग चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपनीज को रन करती है लोगों के वेलफेयर के लिए और कंट्री के वेलफेयर के लिए। तो ये जो मोटिव है गवर्नमेंट का, ये फुलफिल होना चाहिए। इसके लिए जो फंडिंग है गवर्नमेंट अलोकेट करती है, तो गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट में एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन कंपनीज को। मैंने इस पिक्चर में शो कर रखा है कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट इनके लिए अलग से पॉलिसीज निकालती है और इनके लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट करती है इनको, ताकि ये लॉन्ग रन में बिजनेस कर सके हमारी कंट्री में और एक सोशल वेलफेयर कर सके और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो बजट बनाया जाता है इन कंपनीज के लिए भी, ताकि ये लॉन्ग रन में हमारे देश को आगे चलाए, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे। तो मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस का ये ही मतलब है, होता है। थर्ड पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। पहला है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो रेवेन्यू बजट कंसिस्ट करता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और कैपिटल बजट कंसिस्ट करता है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अगर आपको याद होगा, हमने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ी थी शुरू में, उसमें एक लाइन थी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट शो करता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शो करता है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते क्या है, इनका नेचर क्या होता है, रेवेन्यू होता है या फिर कैपिटल होता है। नीचे एक लाइन है, आप मेरे साथ प्लीज इसे पढ़िए। सिंपली, रिसिप्ट मीन्स टू क्रिएट लाइबिलिटी। रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करना। लाइबिलिटी आपको पता है, लाइबिलिटी एक कर्जा होता है कि आप एक कर्जे को जब क्रिएट करते हो, मतलब आपने किसी से पैसे उधार मांगे हैं तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो वहां पे एक रिसिप्ट ही तो हुई है, पैसे आए तो हैं, बेशक वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है आपकी, तो एक रिसिप्ट है वो। ओके और दूसरी साइड है और रेड्यूस एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, आपके पास कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज कीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, लैंड है, गुडविल है आपकी कंपनी की, तो ये सब आपके एसेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स रिड्यूस होना भी तो एक रिसिप्ट है। आपने एक लैंड बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, तो इसका मतलब आपके एसेट्स रिड्यूस हुए हैं। तो रिसिप्ट्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक लाइबिलिटी को क्रिएट करते हो और एक एसेट्स को रिड्यूस करते हो तो वहां एक रिसिप्ट जनरेट होती हैं। ऑन दी अदर साइड इसका अपोजिट एक्सपेंडिचर। अब आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, वापस कर रहे हो, जिससे आपने कर्जा लिया था उसके पैसे वापस कर रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, आपका एक खर्चा हुआ, उस खर्चे से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट होना मतलब रिसिप्ट्स, लाइबिलिटी आप कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, वो एक एक्सपेंडिचर है। ओके वैसे ही एक एसेट्स का क्रिएट होना, अगर आपने एक लैंड ले लिया, ठीक है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया आपने, इमूवेबल ले लिया, कुछ इंटेंजिबल कोई एसेट्स खरीद लिया, गुडविल पेटेंट्स खरीद लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका वो एक एक्सपेंडिचर है, आपका पैसा गया, आपका पैसा आउटफ्लो हुआ, जिससे कि एक एसेट्स क्रिएट हुआ क्योंकि आपने खर्चा किया है। ओके तो रिसिप्ट्स का मतलब होता है कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करना या फिर एसेट को रिड्यूस करना। उसका अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर, की एक्सपेंडिचर जब आप करते हो एक एसेट क्रिएट होती है और एक लायबिलिटी रिड्यूस होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर यही हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। प्लीज इसे ध्यान से सुन लीजिए जो मैंने अभी तक बोला है, बेशक अब वापिस करके वीडियो को उसको सुन लो। ये पॉइंट समझना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सबके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कह रहा हूँ, वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को ब्रीफली रीड कर लेते हैं। तो आप सभी मेरे साथ डेफिनेशन पढ़िए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं गवर्नमेंट के। कहने का मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स तो मतलब वही है ना कि जो एसेट्स को क्रिएट ना करे और लायबिलिटी को क्रिएट करे। मैंने बताया था पीछे कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्रिएट करना एक रिसिप्ट है, अपना एसेट बेचना एक रिसिप्ट है। बट इस केस में जो रेवेन्यू नेचर है ना, रेवेन्यू नेचर इसको बोलता है कि ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, फिर भी ये रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ रहे हो ना आपकी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये जनरल पब्लिक से, फर्म से, कंपनी से कलेक्ट करती है।
तो इसको जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और जो इसको पे करता है, तो उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट मुझे इसको वापस करे। तो ये एक रिसिप्ट्स हुई गवर्नमेंट की, जिस रिसिप्ट्स के बदले गवर्नमेंट ने ना ही कोई अपनी एसेट्स रिड्यूस करी है, ना ही गवर्नमेंट ने अपनी कोई लायबिलिटी क्रिएट करी है। ओके, दूसरी साइड देखिए कि यहाँ पे हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बात हो रही है परफेक्ट रिसिप्ट्स की। परफेक्ट रिसिप्ट मतलब कि आप रिसिप्ट्स तो कर रहे हो, रिसिप्ट्स कब करते हो? या तो लायबिलिटी क्रिएट करके या फिर एसेट्स गवर्नमेंट की रिड्यूस करके। यहाँ पे नीदर नॉर का केस नहीं लगता, यहाँ ईदर और का केस लगता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का नेचर क्या है? ईदर या और, या तो ऐसे हो या तो वैसे हो, या तो लायबिलिटी क्रिएट करके रिसिप्ट्स हो या तो कोई एसेट्स रिड्यूस करके रिसिप्ट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग करना मतलब कर्जा लेना रिसिप्ट्स लेना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स बेच देना, एसेट्स बेचना मतलब रिसिप्ट्स करना। तो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जनरली एक ही कॉमन डिफरेंस है, वो है नीदर नॉर या ईदर और। ओके, अब बारी है एक्सपेंडिचर्स की। नेचर वही है, रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अब देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए वही केस आ गया रेवेन्यू के नेचर में नीदर नॉर, बट यहाँ एक्सपेंडिचर का सेंस अलग है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है या तो आप खर्चा करते हो अपनी एसेट्स क्रिएट करने के लिए, या तो अपना कर्जा कम करने के लिए, लायबिलिटी कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप खर्चा करते हो। ठीक है, पीछे आपने रिसिप्ट करी थी जब रेवेन्यू नेचर की, उसमें नीदर नॉर केस था। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, नीदर नॉर केस है, बट वहां पे रिसिप्ट्स का सेंस था, यहाँ पे सेंस बदल गया, यहाँ पे आ गया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करते वक्त या तो आप एसेट्स क्रिएट करोगे या तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस करोगे। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई बात समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, पेंशंस एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ समझ आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं, जितने भी आपके ये हैं जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनकी जो इन पे जो खर्चा किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे खर्चा करती है, इनकी सैलरीज जो होती है, ये सारे रेवेन्यू खर्चे हैं गवर्नमेंट के। इन खर्चों को करने से ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हुई, ना ही कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। ओके, डिफेंस सर्विसेज पेंशन, जो रिटायर हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन वगैरह जो है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट साइड क्या है आपका यहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ये वो खर्चे हैं जो ईदर या और के केस में आएंगे। नेचर लग गया कैपिटल का, जहां कैपिटल का नेचर लगता है वहां ईदर या और फॉर्म आ जाता है। सेंस क्या है यहाँ पे एक्सपेंडिचर का? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? या तो एक्सपेंडिचर करने से आपकी एसेट क्रिएट होगी या तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो हाँ, सही समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वही खर्चे हैं जिससे या तो कोई एसेट्स क्रिएट होगा या तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक मेट्रो, रोड्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में एक्सपेंडिचर हो रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, मेट्रो बनाना, एसेट क्रिएट करना, रोड बनाना, एसेट्स क्रिएट करना, फ्लाईओवर बनाना, एसेट्स क्रिएट करना। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है कि लायबिलिटी रिड्यूस करना, पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, आपने पीछे कर्जा लिया था उसकी पेमेंट कर दी तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस यही है कि नीदर नॉर ईदर और, बट यहाँ पे सेंस क्या है? एक्सपेंडिचर का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर आपको याद हो, ये एक एग्जांपल है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या पढ़ा था हमने कि ऐसे रिसिप्ट जिससे ना ही कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहा है। वहां पे एग्जांपल किया था हमने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो टैक्स कलेक्ट करने से, नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने से गवर्नमेंट की ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होते हैं। ओके, तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? बेसिकली टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन पे करता है? या तो कोई इंडिविजुअल पे करता है, या तो कोई फर्म पे करती है, कोई कंपनी पे करती है। तो एक बार हेडिंग पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गुड, एग्जाम्पल क्या है? सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यूज आर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका होता है इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे डायरेक्टली टैक्स लगता है। मेरी इनकम पे तो आप टैक्स नहीं दे सकते, मेरी इनकम पे मैं टैक्स दे सकता हूं। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स किसी इंडिविजुअल पे लगता है, लाइक एग्जाम्पल में इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे।
जिसका नाम आपने सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो दो टाइप के टैक्स होते हैं टैक्स रेवेन्यू में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अदर साइड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि गवर्नमेंट हमेशा टैक्स से ही नहीं कलेक्ट करती है रिसिप्ट। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रिसिप्ट भी होते हैं जो नॉन टैक्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा। जो आप चलान भरते हो चलते फिरते, अगर आपने कोई पुलिस वाला आपको पकड़ ले तो उसका जो आपका चलान बनेगा वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट ही होती हैं, वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, बट वो टैक्स के फॉर्म में नहीं जाता है, वो नॉन टैक्स के फॉर्म में जाता है। तो गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो गवर्नमेंट इसको कहां से कलेक्ट करती है? अदर देन टैक्स रिसिप्ट्स। जितने भी हमारे टैक्स रिसिप्ट्स हैं उसको छोड़ के, जितने भी टैक्स रिसिप्ट्स हैं उनको छोड़ के बाकी रिसिप्ट्स क्या होती हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यूज होती हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, फाइन्स एक्सेट्रा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल हैं। वैसे ही टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो आप नहीं भरोगे, आपकी इनकम का टैक्स मैं नहीं भर सकता। तो सबसे पहली बात है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी भी इंडिविजुअल पर या किसी की प्रॉपर्टी पर या कोई कंपनी पर इम्पोज हो, लिवाइव्ड हो। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे कि डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर लिवाइव्ड ऑन इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड कंपनी। किसी इंडिविजुअल पे या किसी की प्रॉपर्टी पे या कोई कंपनी पे। Okay, next point, the burden, liability to pay of a direct tax cannot be shifted to another person। मैंने बोला ना, मेरी इनकम पे ना आप टैक्स भरोगे, आपकी इनकम पे ना मैं टैक्स भर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बर्डन है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल में पढ़ लेते हैं, और भी टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारे टैक्स जो होते हैं डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिस पे लगते हैं, जिस पे इम्पोज होते हैं, जिस पे लिवाइव होते हैं, उसी को ही पे करना होता है। अदर साइड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सब ही पे करते हैं, इसका लाइबिलिटी बर्डन शिफ्ट भी हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच आर लिवाइव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप सभी ने सुन रखा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस पे लगते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसको। इसका जो बर्डन है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो भी शिफ्ट हो सकती है। मैंने कोई सामान खरीदा और वो आपको पास कर दिया पे करने के लिए, तो उसका जो बर्डन है टैक्स का वो आप भरोगे। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन को। द बर्डन लाइबिलिटी टू पे ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत आसान था, एक बार पूरा रिवाइज कर लो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का बर्डन क्या है, दोनों के एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, फोर्थ पॉइंट, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बजट में घाटा। बजट में घाटा कब होगा गवर्नमेंट को? जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम होंगी। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को घाटा हो गया, गवर्नमेंट को डेफिसिट हो गया। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, बजट डेफिसिट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन द बजट रिसिप्ट्स। ओके, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जब खर्चे ज्यादा हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम है, तो उस बजट में घाटा हो जाता है, बजट डेफिसिट हो जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पहला घाटा है वो है रेवेन्यू डेफिसिट का। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप रेवेन्यू याद करिए। रेवेन्यू हमने क्या किया था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में है? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के बीच में। क्योंकि डेफिसिट है, घाटा है, तो ऑब्वियसली रिसिप्ट्स में कम होंगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसका मतलब ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट को इंडिकेट करता है। गुड, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट होने से गवर्नमेंट बजट में इंप्लीकेशन क्या होगा कंट्री पे? पहला पॉइंट है इसमें, गवर्नमेंट हैव टू रेज फंड्स थ्रू कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मैनेजिंग द रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो घाटा हो गया है, जो खर्चे ज्यादा हो गए हैं और रिसिप्ट्स कम हो गई हैं, तो इसके बीच का जो गैप है वो गैप कैसे कवर होगा? वो गैप कवर होगा कैपिटल रिसिप्ट से। आपको याद है कैपिटल रिसिप्ट्स हमने पीछे पढ़ा था। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट्स? कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को रिड्यूस कर दे और लाइबिलिटी को क्रिएट करे, वहां से जो रिसिप्ट्स होंगी वो कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी।
कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से नेचर का है हमारा, इधर और, ओके, या तो आप अपने एसेट्स को रिड्यूस करो या तो अपनी लायबिलिटी को क्रिएट करो, इस रिसिप्ट्स को करने के लिए, कैपिटल रिसिप्ट्स को करने के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का जो कवर है, जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है रेवेन्यू रिसिप्ट से, इसके बीच का जो कवर है, घाटा है, वो कैसे कैसे हो सकता है फुलफिल, वो फुलफिल हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट्स करने से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अब अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए हैं, जब भी घाटा हो गया है। गवर्नमेंट के खर्चे कौन से होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्चे करती है गवर्नमेंट, डिफेंस परचेज करती है, और क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील्स के जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह, ये सारे जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर है। तो ये सारे खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को अब, ताकि वो जो इसके बीच का डेफिसिट है वो कवर हो जाए। Good. Next point, the government have to sell its ownership of public enterprises to private sector for the purpose of controlling deficit. अब गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, अपने एसेट्स को भी सेल करने पड़ जाते हैं गवर्नमेंट को। कभी गवर्नमेंट अपने एसेट्स को भी, ओनरशिप है जो गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस की, उनको भी सेल करना पड़ता है गवर्नमेंट को इस डेफिसिट को कवर करने के लिए। ओके, फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट को क्या बोलते हैं हम, बोरोइंग्स। ये गवर्नमेंट का दूसरा घाटा है। पहला घाटा पड़ा था हमने रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा घाटा है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब पूरे साल में किया गया खर्चा। दो खर्चे होते हैं पूरे साल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों खर्चों को प्लस कर दोगे, आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों खर्चे ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट भी दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का जो समीशन है वो हो गया टोटल रिसिप्ट्स। तो पूरे साल में टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो ये घाटा क्या होता है गवर्नमेंट को, फिस्कल डेफिसिट। ओके, फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे डेफिनेशन भी है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अब इसका क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा हमारी कंट्री पे। पहली बात, फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग होता है। बोरोइंग का मतलब पैसे उधार मांगना। जब कभी कंट्री पैसे उधार मांगती है, इसका मतलब है उसने अपना मनी सप्लाई बढ़ा लिया है इकोनॉमी में, क्योंकि वो करेंसीज बाहर से आई हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करी गई हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करी गई है या फिर बोरिंग्स अब्रॉड से करी गई है, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ चुकी है। जहां मनी सप्लाई बढ़ती है वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारी इकोनॉमी पर आ जाएगा जब हम फिस्कल डेफिसिट हमारी कंट्री पर होगा। फिस्कल डेफिसिट बोरिंग होता है, बोरिंग से पैसे का फ्लो बढ़ता है, पैसे का फ्लो बढ़ता है हमारे देश में, तो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट है, फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब है अब जब बैंक से इतना लोन ले लिया है तो बैंक में इन्फ्लेशनरी प्रेशर, पता है बैंक को कि मार्केट में बहुत सारा बोरिंग्स कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स करने वाले या हाउस होल्ड्स जितने भी हैं, तो अब क्या होगा, बैंक जो लोन देगा वो कम देगा। क्यों कम देगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है, मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, कम पैसा मार्केट में डाला जाए, तो जिसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करने की विलिंग वो भी कम हो जाएगी मार्केट में। तो फर्म्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड क्या करेंगे, अब कम से कम बोरोइंग किया करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तीसरा पॉइंट है, फिस्कल डेफिसिट क्रिएट नेशनल डेब्ट फॉर द कंट्री। फिस्कल डेफिसिट नेशनल डेब्ट कैसे बनाता है, अगर हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है तो बाद में उस बोरोइंग्स को पे भी करना पड़ेगा। तो बाद में गवर्नमेंट जब बोरोइंग्स पे करेगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, यार इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जॉब भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि एक बार लोन ले लिया वो लोन ही नहीं दे पा रहे, तो क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएगी मार्केट में आने वाले टाइम में, अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को पे करेगी, बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पे करेगी, या फिर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे इनकम जनरेट हो। इन्वेस्टमेंट करना, इनकम जनरेट करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस बोरोइंग्स भी तो पे करनी है उसी पैसों से। तो गवर्नमेंट इसमें फिस्कल डेफिसिट का बहुत ध्यान रखती है बजट में कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, बोरोइंग्स कम से कम ली जाए। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं इसको। एंड इट्स बर्डन विल बी डायरेक्टली अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द नेशन, रिजल्टिंग लेस जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोअर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। A last deficit is primary deficit. Primary deficit is the initial deficit or the primary deficit is the basic deficit, कि ये घाटा है फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के डिफरेंस का। प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही सिंपल है, इसका एक इक्वेशन है, देख लीजिए,
कि फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या पढ़ा था पीछे हमने? फिजिकल डेफिसिट मतलब पढ़ा था हमने बोरोइंग्स और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली एक बोरोइंग्स है। अगर आप टोटल बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका प्राइमरी बोरोइंग बच जाता है, जो आपका प्राइमरी घाटा होता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बजट है वो सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी होता है और डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट तो पीछे हमने डिस्कस किया है। दो चीज और डिस्कस करनी है, सरप्लस बजट और बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट कब कब होता है? जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। बैलेंस बजट कब होगा? जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। और डेफिसिट बजट तो आपको पता ही है कि जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे। दिए गए 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी दे सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।